शॉपबिज। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज मैं आपको बताऊंगी पीपी बैग के लिए BIS स्पेसिफिकेशन के बारे में। यह आपके लिए एक नए बिजनेस आइडिया की तरह भी काम कर सकता है, जिससे न केवल आप कम लागत में काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि आप एनवायरमेंट पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आजकल हर ऑफिस, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स जैसी अन्य जगहों पर प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्लास्टिक की थैलियों का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हर साल लाखों जानवरों को मारने से लेकर समुद्र जीवन के लिए खतरा पैदा करने तक प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हालांकि प्लास्टिक की थैलियों का प्रभाव जानवरों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी उनके हानिकारक प्रभावों से बच नहीं पाए हैं। प्लास्टिक के संपर्क में आने से कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी और ऐसी ही कई बीमारियां हो सकती हैं। प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के अलावा पीपी बैग, जिन्हें पॉलीप्रोपाइलिन बैग भी कहा जाता है, यह सबसे सुरक्षित माना जाता है और व्यापक रूप से फलों और सब्जियों जैसे कि कृषि उत्पादकों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम इनका उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा करें तो यह पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए पीपी बैग का निर्माण और आयात करते समय कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने कुछ दिशा निर्देश लागू किए हैं, जो पीपी बैग पर लागू होते हैं। इसलिए यदि कोई निर्माता भारतीय और विदेशी पीपी बैग के लिए BIS निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय बाजार में पीपी बैग्स नहीं बेच सकता है। चलिए अब जानते हैं पीपी बैग के लिए लागू जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन HDPE या पॉलीथीन PP, जिसका उपयोग टेप के निर्माण के लिए किया जाता है, उसे IS 10146 या IS 10910 आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए। HDPE और PP टेप्स बुने हुए बोरों का इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा है। HDPE या PP टेप से एक सर्कुलर लोम पर एक ट्यूब के रूप में बुना जाना चाहिए। इस 10910 का पालन करना होगा और बायर और सेलर को PP या HDPE के निर्माण के लिए कंपोजिशन मिक्स के लिए सहमत होना चाहिए। बोरियों का उत्पादन टेब्यूलर फैब्रिक से किया जाना चाहिए। हैमेट का पूरी तरीके से खुला मुंह कम से कम 5 मिमी गुना होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेप फटे नहीं। पीपी बैग की कैपेसिटी लगभग 25 से 50 किलो होनी ज़रूरी है। पीपी बोरियों को फूड ग्रेड इंक से प्रिंट किया जाता है और फिर इस पर मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रिंट किया जाता है। इसे 500 बोरियां या उससे अधिक वाली पीपी परत का उपयोग करके बेल के रूप में पैक किया जाना चाहिए। बोरियों पर प्रिंटिंग के लिए मैन्युफैक्चरर के पहचान चिन्ह सहित फूड ग्रेड इंक का यूज किया जाना चाहिए। इसके साथ इसमें खरीदार द्वारा प्रदान की गई जानकारी शामिल होनी चाहिए। पीपी बैग की बोरियों को HDPE या PP फैब्रिक की मदद से बेल के रूप में पैक किया जाना चाहिए। पीपी बैग की बोरियों की गठरी में निर्माता का नाम, बोरियों का प्रकार और आकार, बोरियों की संख्या आदि जैसी जानकारियां होना आवश्यक है। BIS सर्टिफाइड मार्क प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। उसके बाद कंफर्मिटी के लिए सैंपलिंग और क्राइटेरिया में एक साथ बनी सभी बोरियों को एक ही लॉट में गठित किया जाना चाहिए। सैंपल्स की संख्या लॉट के साइज और बेल्स की संख्या पर निर्भर करती है। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाए गए कई दोषपूर्ण सेल सैंपल साइज के 10% तक समाप्त होते हैं और आयाम होते हैं। बोरी या 500 बोरी की गठरी का कोई भी वजन निर्धारित सीमा से कम नहीं होना चाहिए। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई की औसत
मजबूती निर्दिष्ट सीमा से कम नहीं होनी चाहिए। बॉटम सीम फैब्रिक की औसत ब्रेक स्ट्रेंथ एक निर्दिष्ट सीमा से कम नहीं होनी चाहिए। यूवी विकिरण के संपर्क में आने के बाद बोरी की नमूने की औसत ब्रेक स्ट्रेंथ निर्धारित सीमा से 50% कम होनी चाहिए। किसी भी सैंपल बोरी में प्रतिष्ठित बढ़ाव और राख की मात्रा निर्धारित सीमा से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो ये थे पीपी बैग के लिए BIS स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इससे जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो आप कॉर्बस की टीम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।